पूछोगे अब जाके? उनकी क्या कष्ट है, उनकी क्या परेशानी है, कोई पूछेगा? विद्यार्थी जो ना रातों दिन एक करके नौकरी पाए, अब नौकरी मिल गई, अब चलो फिर पढ़ाओ। अरे भैया, कुछ लोग बड़ी मुसीबत से पढ़ाई वढ़ाई किए हैं, और इसलिए कि जिस दिन नौकरी मिलेगी ना, सब किताब कापी प्रवाहित कर देंगे संगम में ले जाके। कर ही देते हैं, फिर आप फंसा रहे हो। तो पढ़ाई एक मानसिक दशा है ना। वहाँ बलवा हो गया है, जमीन की पैमाइश कर रहे हैं एसडीएम साहब, और फिर चल पड़े एसडीएम साहब आपका पढ़ाने। इसलिए पद बना है ना एसडीएम का, पढ़ाने के लिए। सब तकलीफ है ना, अधिकारियों की वेदना कोई समझेगा? पढ़ा वढ़ा नहीं पाएंगे। हाँ, मोटा मोटा आइडिया तो ही है। और दूसरा, जिस जमाने में आप कंपटीशन दिए थे और आज के कंपटीशन में जमीन आसमान का अंतर आया है। और आप अपने हिसाब से अगर बताओगे ना, यहाँ तो तबाही हो जाएगी। लोग एनसीईआरटी पढ़ के हिस्ट्री का मेंस दे दिया करते थे, ऑप्शनल का। आज एनसीईआरटी पढ़ के जीएस नहीं कर पाओगे। तो अब ये कि 10 साल पहले जो कंपटीशन दिया है, 15 साल पहले जो कंपटीशन दिया है, वही कंपटीशन आज भी चल रहा है। डायमेंशन वही है। तो अधिकारी वगैरह बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे बेटा, बहुत प्रभावी नहीं हो पाएंगे। प्रभावी हो पाएगा जो युद्ध क्षेत्र में सक्रिय हो, या युद्ध क्षेत्र का व्यापक अनुभव हो, या निरंतर उस पर नजर रखे हो। अधिकारियों के पास बिल्कुल मौका नहीं है, उनके पास वक्त ही नहीं है। बहरहाल, क्या चल रहा था बेटा ज्योग्राफी में? तो सॉल्ट तो मुझे लगता है अगर नहीं है तो इस बीच में अरेंज कर लीजिए। सॉल्ट पेपर सारे लोग रख लीजिए। और आजकल तो मुझे लगता है एक ही में सब आ जा रहा है, पीसीएस का भी, आईएएस का भी, सबका एक साथ अरेंज करिए। और आपकी पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है भैया, बड़े भारी विद्वान आप बन गए हो, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विद्वता एक जगह दिखानी है, अगर वहां नहीं दिखी तो ढाक के 3 पास धरी रह जाएगी आपकी विद्वता। और वो एक टैक्टिकल मामला है, वो ज्ञान का मामला तो ही है, लेकिन एक टैक्टिकल मामला है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहा है, क्वेश्चन कैसे मोल्ड किए जा रहा है, क्वेश्चन की डिजाइन क्या बनाई जा रही है। जब तक इस पर नजर नहीं होगी बेटा, पेपर आपका बेहतर नहीं होगा, चाहे आप कितने बड़े विद्वान हो जाइए, संविधान के या भूगोल के या किसी के। क्लियर है? उस पर बेटा काम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसी पे काम करिए, लेकिन कम से कम 80-20 का रेशियो बनाइए। 80% अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 20% समय उस पर भी दीजिए। संडे वनडे को एक साल का पेपर उठाओ, लेकिन उस दिन से पेपर पे काम करना है। अच्छा, बहुत ढेर सारे बच्चों को लगता है कि अगर पेपर पे काम करेंगे खाली, इसका मतलब हम समय बर्बाद कर रहे हैं। तो समय का तो बहुत बढ़िया सदुपयोग करते हैं आप, ये हमको पता ही है। अपनी जिंदगी के 1-1 मिनट का इतना जबरदस्त उपयोग करते हैं कि पूछिए मत। तो चलो ऐसे ही सही, एक दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाए। पेपर लेके बैठो, पेन वेन भी रख लो, कॉपी भी रख लो, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, हड़बड़ी मत दिखाइए। क्वेश्चन को समझिए, क्या उसमें ट्विस्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन बड़ा अपीलिंग लगे, बहुत महत्वपूर्ण लगे, लग जाता है वो ये है क्वेश्चन, कॉपी पे लिख लो। ऐसा करते करते मुझे लगता है 3-4 महीने के बाद सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होंगे, और फिर हम बताएंगे उनकी औकात परीक्षा में। 2-4 ही सही, लेकिन बाकियों से आगे तो निकल कर आएंगे। यही करना है कंपटीशन में। 2-4 क्वेश्चन ही सही, लेकिन बाकियों से थोड़ा सा आगे रहना है ना बच्चा? नहीं हो पाता। उसके पीछे रीजन है बेटा, उसको अन्यथा मत लेना। आईएएस के क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा आपकी कॉमन सेंस को भी चेक करते हैं। आपकी पढ़ाई को तो चेक करते ही हैं, आपके कॉमन सेंस को चेक करते हैं। तो ये एकदम तथ्यात्मक क्वेश्चन को नहीं समझना है। कभी कभी एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 जगह से टेस्ट किए जाते हैं। 3-3, 4-4 जगह की चीजों को एक साथ मिलाने पे फिर उसका आंसर आता है। तो थोड़ा सा विषय की समझ जब व्यापक होगी ना बेटा, माने विषय की अवधारणाएं, विषय की मूल चीज, तथ्यात्मक नहीं, तथ्यात्मक से कुछ नहीं होगा सिविल सर्विस में। विषय की समझ जब धरातल पे हो जाएगी,
जमीनी स्तर पे विषय की समझ हो जाएगी तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा आपके लिए बहुत आनंददायक होगी। और ये कि नहीं तथ्यात्मक और सतही चीजों को याद कर करके बैठे तो सिविल से तो दूर ही रहिएगा। पीसीएस उसेस में तो दाल गल सकती है, सिविल में नहीं गलेगी। नहीं तो क्वेश्चन मार्केट में है, उठा के देख लीजिएगा हर इलाके को, जिस जो इलाका आपका बड़ा मजबूत समझ में आता है उस इलाके का क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये बेटा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आईएएस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम लोग की एक आदत है, वो आदत ये है कि हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन दिखे उसका आंसर भी दिखे, कहीं किताब में उसका आंसर भी दिखे, तथ्यात्मक हो, हम पढ़े हों और क्वेश्चन देख के हमको लगे कि हाँ हाँ इसका उत्तर ये होता है। सिविल सर्विसेज में ऐसा होता नहीं, वहां उत्तर निकालना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। अगर दम है ना तो भरोसा होगा, और नहीं तो करके भी ना कांपते कांपते घर जाओगे, अरे पता नहीं सही हुआ कि गलत हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ। तो वहां इसीलिए तो कंपटीशन खास है, लाइन आपको सीधे नहीं दिखेगी। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर ग्रेविटी है, तो आंसर वही क्रिएट करना पड़ेगा, इसका यही उत्तर होना चाहिए। और जितना गंभीर अध्ययन और जितनी गंभीर समझ उतना सही आपका चाहिए होगा, और नहीं तो चाहिए कुछ और होगा कुछ और। बस इसीलिए बच्चे घबराते हैं सिविल से, क्योंकि उनको लगता है कि ये अब शांत घाटी पूछा तो हमको याद है शांत घाटी फलाने जगह है, सही है, वहां ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ये सही है, बुद्धि से सही खोजना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। वो बनाए हैं पेपर ऐसा बेटा, पूरे इंडिया में काहे के लिए 50% मेरिट जा रही है। जो इंडिया टॉप कर रहे हैं उनका भी 50% से अधिक नहीं हो रहा। पेपर का मापदंड ही ऐसा है कि सब अपनी औकात में रहे, है ना, कोई अपनी औकात से ज्यादा ना उड़ान भरे। नहीं बच्चे नहीं, टीचर भी औकात में रहते हैं। बच्चे तो छोड़ दो, सिविल सर्विसेज परीक्षा में टीचर भी अपनी हैसियत में रहते हैं, है ना। तो वो परीक्षा ही ऐसी है बेटा, तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बस देखो, मैंने बार बार कहा, हमको लोगों से बेहतर करना है, दैट्स ऑल, बाकी कोई मतलब नहीं। लोग 30% करते हैं, हमको 31 करना है। लोग 90% करते हैं, हमको 91 करना है। ये कोई जिद थोड़ी है कि हम इतना करके ही नौकरी लेंगे, नहीं नहीं, हमको बाकी लोगों से बेहतर करना है, दैट्स ऑल। और अगर आप बाकी लोगों से बेहतर पढ़े हो, बाकी लोगों से बेहतर किताबें हैं आपके पास, बाकी लोगों से ज़्यादा आपने मेहनत किया है, आपका पेपर बाकी लोगों से बढ़िया होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन किताब एक तो नहीं है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं शानदार, तो आपका बाकी से बेहतर नहीं होगा, कन्फर्म जाए। किताब पढ़नी पड़ेगी। क्या चल रहा था बेटा बताओ, नहीं बात करते रह जाऊंगा। चर्चा क्या हो रही थी? जो जिंदगी जी रहे हो ना बेटा, ये सब जीव के देख लिया गया, उड़ के नहीं चले आए यहाँ पे। जैसे अगर आपको लगता होगा कि ये तो देखे ही नहीं होंगे कंपटीशन, नहीं नहीं, देखा नहीं है, जिया है, महसूस किया है ना बेटा। और बस यही अफसोस होता है कि अगर आप उसमें जी के महसूस नहीं करोगे तो कुछ हासिल होगा नहीं बेटा, परेशानी हो जाएगी। शायद हम लोग भारत के भौगोलिक स्वरूप पे बात कर रहे थे, एक मोटा मोटा आइडिया लगा बेटा, 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। अगर भारत के भौगोलिक स्वरूप के निर्माण की बात करें, यदि वर्तमान समय में भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, इसमें निसंदेह क्यों किताबों में मिलता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो भारत ही नहीं दुनिया का सबसे प्राचीनतम भाग है। काहे कहा जाता है? यही ना भूभाग था जो उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तो इससे प्राचीन कौन है भारत में? बोले बेटा, तो प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया भारत का ही नहीं विश्व के प्राचीनतम भागों में से है। रटे हो, महसूस किया ही नहीं। अब अगर भारत के निर्माण की पूरी कहानी आपको पता है तो उनको समझ में आ रहा है कि इसमें उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन क्रिएट हुआ। ये तो समझ में आ ही रहा है, प्रायद्वीपीय भारत सबसे पुराना है। उसके बाद की घटना दो हुई, मैंने आपको बताया। एक उत्तर पूर्व की तरफ मेसोजोइक काल में हुई, लेकिन मेसोजोइक के ट्रियासिक में हुई।
यानी मेसोजोइक के पहले चरण में हुई। भारत में कोयले का विशाल भंडार बना जो आज की डेट में हमको मिलता है और जिसको हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान कहते हैं। मैंने वही बोला था, गोंडवाना माने कोयला, कोयला माने गोंडवाना। क्लियर है भैया? इस पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर दूसरी घटना होती है मेसोजोइक काल में, लेकिन मेसोजोइक काल के लास्ट में। बोले बेटा, तो मैंने मेसोजोइक को 3 भागों में बांटा, क्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो मेसोजोइक का आखिरी क्या है बेटा? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में उत्तरी और पश्चिमी भाग में वोल्केनो इरप्शन के एविडेंस देखे जाते हैं, साक्ष्य देखे जाते हैं, और ये बहुत बड़े पैमाने पे। बस आप इसी से अंदाजा लगा लें, उसे निकला हुआ लावा 16 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला, लगभग आधा भारत, और प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का निर्माण हो गया। तो हुआ ये कि वो प्रायद्वीपीय भारत की जो मूल संरचना थी, जो उत्तर की ओर शिफ्ट कर रहा था, वो तो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आने की कहीं कोई संभावना है नहीं, और प्रायद्वीपीय भारत में कभी भूकंप सुना भी नहीं होगा। हाल में एक भूकंप आया, जिसको सुना, खैर उसमें भूगोल के विद्वान वहां भी आश्चर्यचकित हो गए कि महाराष्ट्र के लातूर में आ गया भूकंप। भयानक भूकंप था महाराष्ट्र के लातूर का। कहा जाता है भूकंप कहीं आ जाए, प्रायद्वीपीय भारत में तो नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों पर बना हुआ, और ग्रेनाइट की चट्टानें कितनी मुलायम होती हैं हर कोई जानता है। यहाँ भूकंप आने की कहीं कोई संभावना है ही नहीं। बस उसी के ऊपर मैंने उदाहरण दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे ब्रेड के ऊपर ढेर सारा मक्खन फैला दो। ब्रेड है, बटर है, और उठाया ब्रेड पर रखा, एकदम इक्वली उसको स्प्रेड कर दिया, जैम या जेली जैसे लगा दिया। ऐसे पूरे प्रायद्वीपीय भारत में ये जो लावा है वो फैल गया। एक बार लावा किधर से निकला? मैप में देखो, मैप में देखिए, हमारे ओर मत देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर। क्या उधर आपको थोड़ा ब्राउन कलर नहीं दिख रहा? तो ऊंचा भाग है, और डेफिनेटली थोड़ा येलोइश, थोड़ा ब्राउनिश कलर दिख रहा है ना, ये ऊंचा भाग है, क्योंकि इधर ही से बह के गया पूरब की ओर। बोल नहीं रहे हो? तो जिधर से बह के जाएगा उधर तो ऊंचाई ज्यादा होगी ना। इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत का यह हिस्सा, पश्चिमी भाग ऊंचा है, पूर्वी भाग ढाल में है। कभी नोटिस किया होगा कि महाबलेश्वर से भी एक नदी अगर निकलती है तो भी वो बंगाल की खाड़ी में ही जाती है। अरब सागर तो यहीं बगल में ही है, जैसे हाथ बढ़ाते ही अरब सागर है, वहां नहीं जाती। यहां से नदी चली जाती बंगाल की खाड़ी में, वो मंजूर है। काहे? ढाल की ओर जाएगा ना पानी। पानी करीब है दूर है, उसे पानी से थोड़ी कोई लेना देना है। पानी को लेना देना है, जिधर एलिवेशन मिलेगा हम उधर जाएंगे, बात खत्म। इसीलिए आप देखते हैं कि सह्याद्री की ओर की नदियां भी जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, जबकि यहीं बगल में अरब सागर है। वो चलिए, अभी नदी वदी का झंझट मत पालो, नहीं तो फिर बवाल होने लगेगा उसमें। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ा दिमाग में रखिए, तथ्यात्मक चीजों से दूर हटिए, उसके फिराक में बहुत मत पड़िए। फिर हिमालय, फिर उत्तर के विशाल मैदान। तो अगर भारत के वर्तमान समय में जितनी भौगोलिक संरचनाएं हैं, इसमें अगर सबसे आधुनिक संरचना की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान, ये भारत में बने हुए सबसे नई संरचना है। क्लियर है बेटा? तो पूरा भारत बना दिया था हम लोगों ने। कब बनाया था? कल ही बना दिया था भारत। तो भारत बन गया था तो इसकी भौगोलिक संरचना को हम लोग 3 भागों में बांटा था, अगर याद हो। और इसकी नहीं, किसी भी भौगोलिक संरचना को, यानी धरातल की किसी भी स्ट्रक्चर को 3 ही भाग में बांटा जा सकता है, या तो मैदान, या तो पर्वत, या तो पठार। चौथी संरचना बोलो कोई होती है? बोलिए। है नहीं? मरुस्थल? मरुस्थल नहीं होते? हैं? अरे मरुस्थल भी मैदान ही है बेटा, बिल्कुल 3 ही संरचना होती। मैदान मैंने बोला उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ही बोला।
कि मैदान किस चीज से बना हुआ है, उपजाऊ है कि नहीं है, कि रे है कि ऊसर है कि रूर है कि काली मिट्टी से, ये थोड़ी बोला जा रहा, मैदान बोला जा रहा है। मरुस्थल मैदान है और कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है, चाहो तो बढ़ा लेना। खूब धुआंधार गोबर की खाद वाद पूरे इलाके में फैलाओ। अब देखो ढूंढो इतनी गोबर की खाद कहाँ मिलती है, तो जाहिर सी बात है वो फिर उर्वरा हो जाएगी मिट्टी, है ना बेटा। वो सब छोड़िए। कितने भागों में बांटा बेटा? 3 भागों में। तो एक एक की चर्चा बेटा की जाए। शुरुआत करें। भारत के मैदान हेडिंग बनाइए। कितने परसेंट है बेटा? 43%। तो थोड़ा भारत को सामने लाओ भाई। अब ये देखना बेटा भारत के जो मैदान है वो है कहां। ये सब मैदान ही मैदान तो है। नहीं नहीं, ये सब मैदान नहीं है बेटा। माने जहां दिख जाए इस तरह का सब मैदान ही तो है? नहीं नहीं, यहाँ 3 संरचनाएं है ना बेटा। प्लेन्स है, माउंटेन्स है एंड प्लेटो है, पठार है ना। तो थोड़ा मोटा मोटा दिमाग में रखिए। जो मैदान है वो यहाँ है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है। तो ठीक ही ठाक है। पूर्वी घाट के मैदान बस कोस्टल एरिया पे मैदान है। यानी पूर्वी जो घाट है, घाट माने किनारा, जो पूर्वी घाट है समुद्र का, बस उसके सटे सटे किनारे तक मैदान। कहा जाता है कि लगभग 80 से 90 किलोमीटर की चौड़ाई है। लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, लेकिन चौड़ाई इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। और उससे तो कम चौड़ा इधर वाला है। कहा जाता है कि पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री, इधर भी मैदान है एकदम तटों से सटे सटे, लेकिन इसकी चौड़ाई से कम है। इनकी चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर के आसपास। पूर्वी घाट के मैदानों की चौड़ाई 80 के आसपास, 80 से थोड़ा ज्यादा ही। क्लियर है बेटा? आप सोच रहे हैं ये सब काहे बता रहे हैं? अरे यही तेल निकाल देगा आपका। ये सरू सरू से पूछा कि पूर्वी घाट के मैदानों की चौड़ाई पश्चिमी घाट के मैदानों की तुलना में अधिक क्यों है। तो हम क्या करें, हैं तो रहे। जवाब यही सब दिया जा सकता है। सूरज पूरब से काहे निकलता है, निकले, उसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, काहे नहीं कर सकते हैं, बताना तो पड़ेगा आपको। तो ये सब हम चर्चा करेंगे बेटा। ये मैदान इधर कुछ ज्यादा ही चौड़े है ना। इधर के तो मैदान कहाँ कहाँ है बेटा, उस पर फोकस करना। अभी जब डिटेल में आएंगे तो बात करेंगे। तो कम से कम 3 हिस्से तो कर ही सकते हैं। एक, नॉर्दर्न एरिया में जो हमारे मैदान है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उत्तर के मैदान। बोले बेटा। और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के मैदान। पेनिनसुलर इंडिया के मैदान। लेकिन इसको हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के मैदानों को 2 भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी घाट के मैदान और एक पश्चिमी घाट के मैदान। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये बीच में कहीं कोई ऐलान मैदान नहीं है। क्लियर है बेटा? ये विशुद्ध रूप से प्लेटो है, पठारी भाग है। क्लियर है? मैदान बस इधर, इधर और इधर। इधर किधर? इधर वही जो प्रायद्वीपीय भारत शुरू में था, उसके अलावा जो शेष हिस्सा था टेथिस सागर का, वो कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? मैदानों में। तो इन्हीं सब की बेटा चर्चा थोड़ी विस्तार से करनी है, आपसे बात करनी है। अनुमति है? वेरी गुड। तो शुरू किया जाए।
चलिए, बच्ची कह रही हाँ बिल्कुल अनुमति है। चलिए भाई, अनुमति है तो हम शुरू करते हैं। लिखें, हाँ, भारत के मैदानों को हम, अच्छा एक बात और, रुको 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 रुको, गड़बड़ मत करना। भारत के मैदान चाहे जहां है, चाहे जहां कहाँ है, बताई दिए कहाँ कहाँ है। भारत के मैदानों को पानी ने बनाया है, ये मत बोलना। भारत के जो मैदान है उनका निर्माण किसने किया? पानी ने किया। काहे शर्मा रहे हो? जोर से बोलिए। पानी ने किया है, जल ने किया है। इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं, चाहे वो उत्तर की ओर हो चाहे वो दक्षिण की ओर हो। क्या चल रहा है? नहीं, कुछ चल रहा है। कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया क्या भूगोल? हमारा मित्र ने मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, मैदान की बात कर रहे हैं। मिट्टियां विविध प्रकार की है, काली, पीली, लाल, लेटराइट, एलुवियल, सब मिट्टी है। वो अलग फिनोमेना है, वो अलग दुनिया है। उस पर बात करेंगे तो चर्चा करेंगे। 12, तो दिमाग में ठूस लो, निकलने ना पाए। भारत के मैदानों के निर्माण को पानी ने किया है, जल ने किया है। इसलिए इनको हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहते हैं। मैंने एक दिन आपको हंसी मजाक में बताया था कि जो मैदान बनाते हैं उन्हीं के नाम पर उनका नाम होता है। जल ने बनाया तो जलोढ़, हिम ने बनाया तो हिमोड़, पवन ने बनाया तो पवनोड़। ठीक है, बच्चे घबरा जाते हैं ना, इसमें घबराने की क्या बात है? अगर बर्फ ग्लेशियर मैदान बनाएगा तो हिमोड़ कहलाएगा। हवा अगर बनाएगा, पवन बनाएगा, पवनोड़ कहलाएगा। जल बनाएगा, जलोढ़ कहलाएगा। क्लियर है बेटा? जलोढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? एलुवियल। और पवन बनाएगा तो यूलोवियन कहा जाता है। यूलोवियन है ना। ग्लेशियल कहा जाता है जब बर्फ बनाता है। मैं अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी हिंदी को लेके कोई बहुत टेंशन में मत आइए। और अंग्रेजी से ये नहीं होता कि उसकी ताकत बढ़ जाती है। जो बोला जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर है बेटा? भारत के मैदान क्या लिखा बेटा? मैं भूल गया, याद दिलाओ। अभी कुछ नहीं लिखा, वेरी गुड। लिखिए, भारत के मैदानों को दो बड़े भागों में विभाजित किया जाता है। भारत के मैदानों को कितना बेटा? दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, पहले किधर पढ़ने के रहा था बताओ, तो वही नंबर 1 कर दो। ये कोई सरकारी नियम नहीं है, मेरा मन। चलो ठीक है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान। उत्तरी भारत के क्या बेटा? विशाल मैदान। विशाल नहीं भी लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं है। उत्तरी भारत के मैदान विशाल इसलिए कह देते हैं कि थोड़ा बड़ा है ना बेटा? दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत के मैदान। प्रायद्वीपीय भारत के क्या बेटा? मैदान। ठीक है, ये तो दो बड़े भाग हो गए। अब एक बात कि जब हम प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे ना बेटा, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। अभी इसको यही छोड़ दो। तो भारत के सारे मैदानों कितने भागों में बांटा बेटा? तो क्लियर? एक नोट लिखिए, एक नोट बनाइए। कितने रुपए की बनाना है? 2000 की बंद हो गई? नहीं, नोट बनाना नहीं भैया, नोट लिखना है। चलें लिखें, नोट लिखें। भारत के मैदानों का निर्माण, भारत के मैदानों का निर्माण जल से हुआ है, पानी से हुआ है।
इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जलोढ़ मिट्टी का मैदान। ये तो मैंने दिमाग में बैठा लेना। और एक बात कि ऐसा सिर्फ उत्तर भारत के साथ नहीं है, ऐसा प्रायद्वीपीय भारत के साथ भी है। प्रायद्वीपीय भारत के मैदानों का निर्माण भी पानी ने ही किया है। ये अलग बात है वो कौन सा पानी किया है। वो नदी का पानी किया है, वो समुद्र का पानी किया है, लेकिन निर्माण तो पानी ने किया है। अभी राज खोल देना उचित नहीं है, धैर्य से इंतजार करिए, हम बात करेंगे सही वक्त पे, है ना बेटा? तो पहली शुरुआत आज कर देते हैं हम लोग बेटा। क्या? उत्तरी भारत के मैदान। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं, बड़ा टॉपिक है, आराम से पढ़ते हैं। उत्तरी भारत के क्या बेटा? मैदान। अब ये डिजिटल बोर्ड वोर्ड रहता तो इसे इधर उधर नहीं करना पड़ता ना, वो एक क्लिक करना पड़ता तो मैप पे आ जाता, है ना? चलिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। उत्तरी भारत के मैदान। उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण किसने किया वो सब पढ़ेंगे अभी हम लोग। थोड़ा इसका डायमेंशन देखते हैं, मैंने इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो थोड़ा सा तथ्यात्मक होगा बेटा, फैक्चुअल होगा। देखें, उत्तरी भारत के मैदानों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 3200 किलोमीटर है। विभाजन के उपरांत विभाजन मतलब है? नहीं, हाथ से मत बताओ, मुंह से बोल के बताओ। विभाजन के उपरांत मतलब कि हमारे भारत का विभाजन हो गया, और नेचर ने जब मैदान बनाया था ना, तो बांट के बनाया था। ये पाकिस्तान वाला, और ये बांग्लादेश वाला, और ये भारत वाला। प्रकृति ने बेईमानी नहीं किया, प्रकृति मैदान को इकट्ठे बनाया। हम नालायक मनुष्य के टुकड़े टुकड़े में बांट लेते हैं। तो वो तो पूरे भारतीय महाद्वीप में मैदानों का निर्माण हुआ। ये निर्माण हुआ लगभग 3200 किलोमीटर का। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें दो इलाके निकल गए, एक पूरब का कुछ इलाका निकल गया और एक पश्चिम का इलाका निकल गया, जो पाकिस्तान का अधीन। तो वर्तमान समय में हमारे अधीन जो मैदान है वो लगभग 2400। क्लियर है? लेकिन विभाजन के उपरांत भारत के अधीन पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इन मैदानों का विस्तार लगभग 2400 किलोमीटर है। लगभग कितना बेटा? 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर है। क्लियर है? इन मैदानों की चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेकर लगभग 300 किलोमीटर तक है। 150 किलोमीटर से लेकर लगभग कितना बेटा? 300 किलोमीटर तक है। ठीक है। अब ये बड़ा मैंने एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि ये मैदानों की चौड़ाई कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी। वेरी कर रहा है ना इसकी चौड़ाई, लेंथ तो जो है सो है ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई वेरी कर रही है। इन मैदानों की सबसे कम चौड़ाई कहाँ है? तथ्यात्मक है, तो इसमें कोई बहुत टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तथ्य है बेटा, लिखना पड़ेगा। इन मैदानों की सबसे कम चौड़ाई असम में,
तथा सबसे अधिक चौड़ाई उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इन मैदानों में 240 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं देखी जाती। अधिक नहीं देखी जाती। लेकिन इन मैदानों में कहीं कहीं मिट्टी का जमाव 1000 मीटर तक देखा जाता है। ठीक है, अरे भाई मैंने कहा ना बेटा ये तैतीस सागर था। बोले इसी सागर पे आके सब कुछ हुआ। बोल नहीं रहे हो। देखो हम भी नहीं बोलेंगे तब ना, आप भी बोलते रहो तो फिर बातचीत बायलेटरल होती रहे, ऐसे थोड़ी होगा। तैतीस सागर पे हुआ ना बेटा। आपको एक बात नहीं समझ में आती, इतना ये मटेरियल आया किधर से? अरे भाई ये उत्तर के विशाल मैदानों में जो जमाव हुआ है, ये थोड़ा बहुत थोड़ी हुआ है, बहुत हुआ है। अरबों टन का मामला है, तो इतना ये मटेरियल किधर से आया? चलो कुछ बात कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बुलाया था, बताया था कि उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण 3 नदियों ने किया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब इसमें 2 नदी की बात करो, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र। इनका उद्गम कहाँ है? उद्गम मतलब ये नदी कहाँ पैदा हुई है? अरे हम जगह नहीं पूछ रहे हैं, कम से कम मोटा मोटा लोकेशन तो बता सकते हो ना। तिब्बत में, चीन में, भारत में कैसे चली आई? क्योंकि बीच में हिमालय तो सीना तान के खड़ा था। और एक बात समझ में, हिमालय की चौड़ाई को भी लेके गलतफहमी मत पा लीजिएगा। हिमालय ठीक ठाक चौड़ा है, लंबाई तो जो है सो है ही है, लेकिन हिमालय की चौड़ाई भी ठीक ही ठाक है। एक छोटा सा बांध बना के ना हम नदियों की औकात बता देते हैं। एक बांध बना के ना नदी को रोक लेते हैं। किसी नदी की औकात है कि हिमालय को उस पार निकल जाए, पहाड़ पे चढ़ गई नदी। अरे कैसे चढ़ गई भाई पहाड़ पे, हमको बस यही समझाइए ना। अगर वो नदी, वो जो आपको व्हाइट वाला इलाका दिख रहा है, उस इलाके की तरफ अगर नदी का उद्गम हो रहा है, इस ब्राउन कलर को पार करके इधर आ कैसे गई नदी? और हिमालय की ऊंचाई बहुत ठीक ठाक है। और मैंने कभी ये नहीं सुना है कि पानी ऊंचाई पे चढ़ता है। मैंने ये सुना है कि पानी हमेशा ढाल की ओर जाता है। तो नदी पहाड़ पर कैसे चढ़ेगी? हिमालय बाद में बना, लेकिन गंगा के पहले तो हिमालय था। गंगा हिमालय के बाद की घटना है। लो, गंगा हिमालय की बात की घटना, तो एक बात और क्लियर हो गई कि कम से कम ये 2 नदियां गंगा से पुरानी है। क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि हिमालय से पहले की नदी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से पहले की है। और हिमालय से अगर पहले की है तो डेफिनेटली गंगा तो हिमालय के बाद की है। बृहद हिमालय बना, उसके बाद गंगा बनी, तो गंगा बाद में। तो आखिरकार ये अवक्षेप कहां से लेके चली? कभी नदी पढ़ते समय पढ़ा है अनुवर्ती पूर्ववर्ती नदी? क्या मतलब है बेटा? क्या क्या?
ढाल की तरफ इधर जाती है, उसके बाद कोई नदी ढाल की ओर जाती है? कोई नदी ढाल की ओर जाती है। तो थोड़ा सा बेटा पढ़िए उड़िए, ठीक है, हम तो माने पढ़ा ही रहे हैं, हम तो पढ़ा ही देंगे आज नहीं तो कल, लेकिन थोड़ा सा पढ़े। कुछ नदियां ऐसी होती है ना बेटा, जो जिस रास्ते से बह रही होती हैं उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ती। और कुछ नदियां हैं ना मौका परस्त, जहां जैसी ऊंचाई मिली ना उसके हिसाब से अपना काम कर लिया, रास्ता बदल लिया, है ना। तो पूर्ववर्ती नदियां उनको कहते हैं जिन नदियों ने अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ा, जिस रास्ते पे बह रही थी उस रास्ते पे बह रही। अनुवर्ती उन नदियों को कहते हैं जो ढाल के हिसाब से अपना माहौल बदल लेती है। क्लियर है? ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, जिस रास्ते पे बह रही थी उसी रास्ते पर हैं। हिमालय पैदा हुआ, हिमालय जन्म लिया इनके सामने, नदियों ने बड़ा प्यार दुलार दिया हिमालय को, अपनी गोद में खिलाया उलाया हिमालय को, और हिमालय को एक बात ताकीद की, नालायकियत मत करना बड़े होके। हिमालय ने पूछा कि मैंने बड़े होके क्या मुझे नहीं करना है? कहा बड़े होके तुमको ये नहीं करना है कि रास्ता नहीं रोकना है, जो हमारा रास्ता है उस रास्ते को बराए मेहरबानी और पूरी इज्जत से रास्ता छोड़ देना, और नहीं तो तुम्हारी औकात बता देंगे, है ना। तो जैसे कभी कभी गाँव में सुनते हो ना, बड़े बुजुर्ग जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो डांटते हैं बड़े जोर से। मेरे सामने अभी बिना कपड़े के घूम रहे थे और बात कर रहे हो मेरे सामने, है ना। तो नदियां डांटती हैं हिमालय को, बदमाश कहीं के, मेरे सामने नाड़ा बांधना सीखा है और फिर मुझसे बदमाशी करोगे? नहीं नहीं, नदियों ने हिमालय की औकात बताई है, और हिमालय को चैलेंज किया, अगर हैसियत है तो उठ के दिखाओ, अगर औकात है तो यहां से उठ के दिखाओ। कहां से? मेरे रास्ते से। तो जो नदी जिस रास्ते पे बह रही थी वहां से नदियों ने हिमालय को उठने ही नहीं दिया, आर पार काट दिया है हिमालय को। ऐसे काटा है ना बेटा, जैसे बर्थडे में केक काटते हो, ठीक है, काट के और बीच का हिस्सा निकाल लिया, पूरे हिमालय को आर पार काट दिया गया, है ही नहीं है हिमालय, इस पार से उस पार खाली है, नदी आ रही है। तो अगर वो नदी नहीं रही होती बेटा तो मलबा तो वहां रहा होता, हाँ या ना। अगर नदी नहीं रही होती तो जो अगर बर्थडे का केक काट के नहीं खाया होता तो केक तो वहां रहा होता ना। तो डेफिनेटली अगर हिमालय का एक हिस्सा गायब है बीच में, वो मलबा तो कहीं ना कहीं गया ही होगा ना, वही मलबा आ गया। अब रही बात गंगा का क्या सहयोग है, तो बृहद हिमालय के बाद भी हिमालय बना। बोले बेटा, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय के बाद बना। तो गंगा ने इन दोनों की इनकी औकात बताई, यानी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को गंगा ने चेतावनी दिया कि मेरा रास्ता मत रोकना, जैसे जा रहे हैं हमको जाने देना। और इन लोगों ने सर झुका के गंगा की बात को मान लिया। तो सारा मटेरियल बेटा ले आके इधर बांटा गया। थोड़ा सा सुनो फिर आगे बढ़ते हैं। जो मिट्टियां होती है ना बेटा, उनको मोटे मोटे हम दो भागों में बांटते हैं, अध्ययन करने के लिए दो बड़े भागों में डिमार्केट करते हैं। एक हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉयल। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसपोर्टेड सॉयल। ट्रांसपोर्टेड मतलब स्थानांतरित मिट्टी। और एक को कहते हैं हम लोग लोकल सॉयल, स्थानीय मिट्टी। तीसरे प्रकार की मिट्टी नहीं होती। इस पूरी धरती पर जितनी भी मिट्टियां हैं इन्हीं दो बड़े श्रेणियों में होती हैं। क्लियर है? फिर से बोलो बेटा, क्या क्या मैंने बोला? एक को कहा ट्रांसपोर्टेड सॉयल, एक को मैंने कहा लोकल सॉयल। तो ट्रांसपोर्टेड का मतलब भी समझ में आ रहा है,
कि काट छांट कहीं और हुई और पहुंचा कहीं और दिया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्टर कौन है? नहीं, ट्रांसपोर्टर का ही तो नाम बताया था मैंने कि ट्रांसपोर्टर नदियां ही थोड़ी हैं। ट्रांसपोर्टर गुरुत्वाकर्षण भी है, ट्रांसपोर्टर पानी भी है, ट्रांसपोर्टर ग्लेशियर भी है और ट्रांसपोर्टर पवन भी है। अब जो ट्रांसपोर्टर होता है उसी के नाम पे स्थानांतरित मिट्टी का नाम होता है। अगर पानी ने ट्रांसपोर्ट किया तो जलोढ़, अगर ग्लेशियर ने ट्रांसपोर्ट किया तो हिमोड़, अगर पवन ने ट्रांसपोर्ट किया तो पवनों। देखिए, आप जितना स्मार्ट समझते हो ना, आपसे थोड़े ज्यादा स्मार्ट है। परेशान कर देंगे आप। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, कौन सी स्थानांतरित मिट्टी है कुछ नहीं, लेकिन तबाही का मंजर हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों को फोकस करिए, और जिस इलाकों पे फोकस करते हैं, आपने किया, बड़ी अच्छी बात है, उस पर फोकस किए रहिए। लेकिन नए इलाकों को तलाशिए, सर्च करिए जहां आप पे काम करना है। पहला क्लियर हुआ बेटा। दूसरा, स्थानीय मिट्टी। नहीं मन लग रहा है सुनने में? आए मैदानों में? नहीं नहीं, सुन लो। तो एक को कहते हैं स्थानीय मिट्टी। स्थानीय मिट्टी का क्या मतलब है? स्थानीय मिट्टी का ये मतलब बेटा कि जो चट्टाने होते हैं, रॉक्स होते हैं, यही मिट्टियों के एक तरह से कह लो कि रॉ मटेरियल है, कच्चे माल हैं। इन्हीं से मिट्टियों का निर्माण होता है। मिट्टी कुछ नहीं होती बेटा, मिट्टी सिर्फ चट्टानों का चूर्ण, पाउडर। चट्टान धीरे धीरे पाउडर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटते हैं। शक्तियां हैं जो काम करती रहती है, और उसी में मिलता है जीव जंतु वनस्पतियों के सड़े गले अवशेष। तो ज्योग्राफी में इतना लंबा नाम बोलने की ना किसी के पास फुर्सत है, ना कोई बोलता है कि जीव जंतु वनस्पतियों के सड़े गले अवशेष, ह्यूमस। बात खत्म। इतना लंबा सा शब्द ना बोल के एक शब्द बोलो, ह्यूमस। तो चट्टानों के चूर्ण में, पाउडर में क्या मिल जाए? ह्यूमस। बेहतरीन मिट्टी का निर्माण हो जाता है। एक बात कि चूर्ण कहीं और बनाया जाए, ट्रांसपोर्ट कहीं और कर दिया जाए, तो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट है। और जहां उसको पाउडर बनाया जा रहा है वहीं बिखेर दिया जा रहा है, कहीं इधर उधर नहीं जा पाया। तो क्या कहेंगे हम लोग? हैं? स्थानीय मिट्टी कहेंगे। एक बात कि जैसी चट्टानें वैसी स्थानीय मिट्टी, हाँ या ना? अरे भाई, चट्टान का जैसा टेक्सचर, चट्टान का जैसा कंपोजिशन, जो मिनरल्स, मुझे लगता है मिट्टी में वो सारी चीजें होंगी, क्योंकि उसका जो चूर्ण है वही तो बिखर गया। मालवा के पठारों की मिट्टी काली काहे है? मालवा की काली मिट्टी का, बेसाल की चट्टानों से स्थानीय मिट्टी बनी काली, नहीं तो क्या सफेद होगी? बेसाल की चट्टानें काले रंग की होती, मिट्टी काली होगी, लिखा पढ़ी में होगी। बोल नहीं रहे बेटा। तो अगर चट्टानों का टेक्सचर जैसा होगा, स्थानीय मिट्टी बिल्कुल वैसी ही होगी, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। एक बच्चा नाराज हो गया कि अच्छा, लाल मिट्टी कैसे बन गई? लाल चट्टाने, पीली लेटराइट मिट्टी कैसे बन गई? पीली चट्टान थी। लेटराइट मिट्टी पाई जाती भारत में कहाँ? गुजरात में। अच्छा, लाल मिट्टी? देखिए, हम तो पढ़ाएंगे बेटा, मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन थोड़ा सा ये समझिए, मेरी भी थोड़ी लिमिटेशन है, मेरी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, है ना? आपको पढ़ना है तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, मुझे पढ़ाना है तो हम क्या क्या पढ़ा देंगे। जो सीमित समय है बेटा, उसी समय में हम कोशिश तो कर ही रहे हैं कि आपको बहुत कुछ दे दें, लेकिन अब साल भर हम यही नहीं करेंगे ना बेटा, और भी काम करने हैं ना, और भी चीजें पढ़ानी, तो थोड़ा सा बेटा पढ़ाई करिए। ये सब मिट्टियां प्रायद्वीपीय भारत की मिट्टियां हैं। क्लियर बेटा? लाल मिट्टी भी
लेटराइट मिट्टी भी, ये सब प्रायद्वीपीय भारत। अब थोड़ा सा सुनिए, अब समय तो इधर ही थोड़ा निकल गया, घबराओ नहीं, पढ़ना है, समय समय का कोई मतलब नहीं। बेसाल की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ था, कुछ आइडिया है? बेसाल की चट्टानें कैसे बनती हैं, इसका कुछ आइडिया है? अब फायदा मिल रहा है ना विश्व का भूगोल पढ़ने का। अब बेसाल की चट्टान बोलने से एकदम से करंट जैसा तो नहीं महसूस हो रहा है ना? सुना हुआ नाम है ना। बेसाल की चट्टानें कैसे बनती है? मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। मैग्मा कहां से आता है? मैग्मा आकाश से आता है, धरती के नीचे से आता है। अगर धरती के नीचे से मटेरियल्स आ रहे हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर लोहा ठीक ठाक है। अरे मैंने लिखाया भी होगा कंपोजिशन में, पूरे अर्थ में सबसे अधिक मात्रा में तो यही सब है। उसके साथ आयरन भी होगा, ऑक्साइड फॉर्मेट में हो चाहे जिस फॉर्मेट में हो, लेकिन आयरन होगा ना। जब चट्टानों की टूट फूट होगी, लोकल सॉइल बन रही होगी, तो उसमें आयरन भी होगा ना। लोहे में जंग लगते हुए देखा? तो थोड़ा मुझे वर्णन करिए, थोड़ा बताइए ध्यान से। लोहे में जब पहला जंग लगता है, जंग की जब शुरुआत होती है, रस्ट जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसकी शुरुआत होती है, उसका कलर थोड़ा रेडिश, थोड़ा ब्राउनिश रहता है। बोल नहीं रहे, लेकिन जंग जब बहुत पुराना हो जाता है, काफी पुराना होता है, येलोइश होने लगता है, पीला होने लगता है। क्या वो पीली और लाल मिट्टी का रास्ता इसी सब से तो नहीं है कुछ? है? हाँ, बिल्कुल है। वो पढ़ेंगे तो डिटेल में आप समझिएगा। प्रायद्वीप भारत के उन स्थानों पे जहां वर्षा अधिक होती है, अभी वर्षा वर्षा नहीं पड़ा, पढ़ाएंगे हम। प्रायद्वीपीय भारत के जिन स्थानों पे वर्षा अधिक होती है, वहां पे जो लोकल सॉइल बनी होगी बेटा, उसमें लोहा तो रहा ही होगा। वर्षा अधिक हुई होगी तो अपर्दन हुआ होगा, चीजें उसमें से बह के निकल गई होंगी, लेकिन लोहा नहीं बह पाया होगा या कम बहा होगा। लोहे की अधिकता अधिक हो गई और ऑक्साइड फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ तो लाल हो गया, थोड़ा पुराना हो गया तो पीला हो गया। ये कुछ और थोड़ा ही है, ये बनने की प्रक्रिया थोड़ी और थोड़ी है बेटा। ये सब प्रायद्वीपीय भारत में लाल, पीली, काली, नीली, गुलाबी, हरी नहीं गुलाबी, हरी, नीली ऐसी कोई मिट्टी नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। ये पूरा का पूरा इलाका ही प्लेटों से बना हुआ है, बेसाल की चट्टानों का ही सब खेल है ना बेटा। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना बेटा, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन इतना बकबक किया तो इसका कुछ फिल्ट्रेशन तो आपके पास हो ही जाए। तो बोलो क्या लिखा लास्ट में, तो फिर थोड़ा कुछ लिखवाते हैं। लास्ट लाइन बोलो क्या लिखा। हाँ, ये आपने एक मोटा मोटा एक डायमेंशन देखा कि इन मैदानों का किस तरह का विस्तार है। एक नोट बना लो बेटा, नोट बना के कुछ लिख लो। अब टीचर क्या करेंगे, सुने, टीचर बताएंगे लेटराइट मिट्टी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, ढमाका में। मेरा खून खोलने लगता बेटा ये सब जो कोई टीचर करता है। ये क्या कर रहे हो आप, ये किताब में नहीं लिखा है, हम नहीं पढ़ लेंगे। काजीरंगा असम में है, लो भैया, अब टीचर को स्वर्ण पदक दीजिए, गोल्ड मेडल दीजिए, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि काजीरंगा असम में है, क्योंकि धरती पे कहीं है ही नहीं लिखा हुआ। अरे आप वो बताइए जो पढ़ के हमें क्लियर नहीं हो पाता। बाकी काजीरंगा कहाँ है ना, हम भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी अवधारणा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ बस आके कुछ फैक्चुअल चीजों को बोल बोल के लिखा देते हैं, ये पढ़ाई है। तथ्यात्मक चीजों को अगर पढ़ना ही है तो किताब में लिखा नहीं, हम नहीं पढ़ लेंगे। तथ्यात्मक चीजों के पीछे अवधारणाएं क्या है वो हमको बताइए ना। काजीरंगा कहाँ है मत बताइए, सुरक्षित वन प्रदेश क्यों कहते हैं वो बताइए।
कहाँ कहाँ सुरक्षित वन प्रदेश है वो हम पढ़ लेंगे। दुख दुख इस बात का है बेटा कि टीचर यहाँ सब है, और सब एक से बढ़ के एक टीचर है, कोई किसी से जरा भी कम टीचर है ही नहीं है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन करना है तो वहां कोई किसी से कम टीचर है, लेकिन वो तो फिर समझ में आ ही जाता है ना, बच्चे डिसाइड कर लेते हैं ना कि मामला क्या, हमको बताना क्या है, बता क्या रहे हो, यही सब गड़बड़ हो जाती। इसको महसूस करिए बेटा, बाकी तो इनकी औकात बता देंगे हम, बस अगर हमारी समझ अगर ठीक ठाक हो गई तो पढ़ने में हम थोड़ी बाकी लगाएंगे। कौन बच्चा पढ़ने में बाकी लगा रहा है भाई, उन चीजों को जरा सा क्लियर करिए। लिखिए बेटा, निर्माण के आधार पर मिट्टियों को दो बड़े भागों में विभाजित करते हैं। निर्माण के आधार पर मिट्टियों को दो बड़े भागों में विभाजित करते हैं। दो बड़े भागों में बांटते हैं। पहला, स्थानांतरित मिट्टी, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब चूंकि आया है नाम इसलिए इसको लिखना पड़ेगा। देखें, जलोढ़ मिट्टी इसी प्रकार की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या बेटा, इसी प्रकार की मिट्टी। तो बताना था तो जलोढ़ मिट्टी बेटा, लेकिन लगे हाथ स्थानीय मिट्टी भी लिख लो, क्या हर्जा है। लिखें, लोकल सॉइल, जिनका निर्माण जहां होता है ये वहीं विद्यमान रहती है। एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, जिनका निर्माण जहां होता है ये वहीं पे विद्यमान रहती हैं, मौजूद रहती हैं। उदाहरण लिख लोगे, कुछ उदाहरण लिख लोगे तो अच्छा रहेगा ना, बाद में समझ में आएगा। जैसे काली मिट्टी लिखो बेटा उदाहरण में, ब्लैक सॉइल कहते हैं ना, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब क्या है बेटा, लोकल सॉइल है, स्थानीय मिट्टी है। ठीक है, नहीं अभी मेन मुद्दे पे हम नहीं आए, अभी थोड़ा इधर उधर आपको भटका रहे हैं, घुमा रहे हैं, है ना। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, आखिरकार ये नदियां मैदान बनाती कैसे। अरे भैया ये मैदान इतना बड़ा है, 7 लाख। देखो एक मेन मुद्दा भूल ही गए, ये सब जो लिखे हो ना बेटा, उसी के नीचे थोड़ा सा, अब इसके पहले जहां आपने 1000 मीटर के आसपास गहराई वगैरह लिखा, वहीं कहीं जगह बना के एक चीज लिख लो, इन मैदानों का विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। एक तथ्य है, दिमाग में रहना चाहिए, मोटा मोटा लगभग कितना बेटा, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। नहीं हम कह क्या रहे हैं बेटा, उसको थोड़ा समझिए, और जो इलाका आप पढ़ने जा रहे हैं सतर्क ही रहिएगा, क्योंकि पिछले साल मुझे दिखा नहीं है और इस साल बचोगे नहीं, कि मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने इस साल आप बचेंगे नहीं, हमला पक्का होगा। अरे युद्ध का इतना अनुभव तो मुझे है ही है ना, तो इसी अनुभव के आधार पर ही तो काम कर लेते हैं, और जब सीधा सीधा आ जाता है तो अंदर से बड़ी गुदगुदी होती है। अरे सब तो बताए थे, यही मेरी उपलब्धि है, एक टीचर के रूप में मेरी उपलब्धि यही है, पढ़ाने से बढ़ के उपलब्धि है कि जब हम एसेस करते हैं इलाकों को और वो इलाके आपसे पूछे जाते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपकी सूचना के लिए मेरा असेसमेंट बड़ा अच्छा है, नहीं जैसे आपको लग रहा होगा अपने मुंह ही अपने कहना है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं नहीं देना परीक्षा ना, फिर आपको समझ में आएगा। नदियां मैदान कैसे बनाती हैं। तुम्हारे घर के आसपास नदी है,
कोई नदी के किनारे वाला है व्यक्ति? ठीक है। तो देखा नहीं कि नदी कैसे मैदान बनाती है? नहीं, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। एक तो रात में 12:01 पे जगना पड़ेगा, ठीक है, और चुपचाप घर के बाहर निकलना होगा, नदी के किनारे जाना होगा, है ना? फिर देखिएगा नदी चुपके से मैदान बना रही है। क्यों? हाँ, लेकिन ध्यान रखना नदी आपको देख ना ले। अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, नदी सीना तान के मैदान बनाती है, ताल ठोक के मैदान बनाती है, और कहती है देखना है तो देखो और नहीं देखना है तो मत देखो। तो आखिर बनाने का कोई तरीका होगा, कोई स्पेसिफाइड स्टेप होगा। तो नदियां जो मैदान बनाती है ना बेटा, उसके परिष्कृत चरण हैं, स्पेसिफाइड स्टेप हैं, उनको थोड़ा दिमाग में रखना होगा, है ना बेटा? तो पहले हम चरण बोल दे ना, फिर हम आपको डायग्राम से दिखा देते हैं कि सारा इशू क्या है। स्पेशली उत्तर भारत की जो नदियां हैं पहाड़ों से उतरती हैं। अब इसमें भी चिंता हो गई। अरे उत्तरी भारत की जितनी नदियां हैं ऑलमोस्ट, चाहे आप सिंधु की बात करें, चाहे आप गंगा की बात करें, चाहे ब्रह्मपुत्र की बात करें, ये पहाड़ों से ढाल की ओर चलती है। ढाल की ओर तो हर नदी चलती है, लेकिन ये ऊंचे पहाड़ों से उतर रही होती है। क्लियर है बेटा? नदी जो मैदान बनाती है उनके 4 चरण होते हैं, याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और जब पूछा जाए तो मत करिएगा, एक साथ बता दीजिएगा। और ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं कि जिसमें जब पूछा जाए तो ख्याल गायकी करने लगे या राग मल्हार गाने लगे, करने लगे, ये सब नहीं। सीधा सीधा बोलिए, हम बोल रहे हैं वैसे ही बोलिए। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये मुझे तो खराब लगता है कि जब आपसे पूछा जाए तो राग मल्हार गाने लगे, ये ठीक बात नहीं है। सीधा सीधा, पहला भावर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र। लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखो नहीं, सुनो। भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र। हाँ, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। एक मजेदार बात, इसके क्रम में परिवर्तन मत करिएगा। ये नहीं कि जो याद आए वही पहले बोल दे, नहीं नहीं, क्रम है। ये क्या है, क्यों है, काहे है, हम बात करेंगे आपसे, है ना बेटा? फिर से सुनेंगे क्या बेटा? पहला क्या बोला था? भावर, दूसरा, तीसरा, बांगर, बांगर। और हाँ, अच्छा ये मत सोचिएगा कि इसकी इंग्लिश भी कुछ होती है, ये खुद अपने आप में है इंग्लिश। इसको इंग्लिश में कोई कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बांगर रीजन बोल दिया जाएगा, अधिक से अधिक इंग्लिश में यही होगा। खादर, या इसको कभी कभी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कछारी प्रदेश कह देते हैं, कछार कह देते हैं। क्लियर है? तो मुझे तो लगता है सबकी नजर से गुजरा था, ये होता क्या है, व्हाट इज दिस? मैदानों में सबसे अधिक विस्तार किसका होता है? बांगर का, खादर का? रूर प्रदेश क्या होता है? भूण प्रदेश क्या होता है? रेह क्या होती है? अच्छा, रेह मिट्टी होती है। नहीं नहीं, मुझे लगा रेह किसी जंगल अंगल का नाम है। ये तो यार हम सभी लोग जानते हैं रेह एक मिट्टी है, ठीक है। हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि धरातल का वो कौन सा इलाका है जहां नदियां गायब हो जाती हैं धरातल पे? अब ये बड़ी मजेदार बात है, जब बच्चे ये सुनता तो एकदम से घबरा जाता है कि नदी धरातल पे कहाँ गायब होती है। क्वेश्चन पूछा कि वो मैदानों का कौन सा इलाका है जहां धरातल पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं? काहे? कंकड़ पत्थर में नदी गायब हो जाती है? मैंने तो सुना है नदी में कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन ये तो मैंने कहीं नहीं सुना कि कंकड़ पत्थर में नदी गायब हो जाती है। ये किस महानुभाव ने आपको बता दिया? ऐसे लोगों को प्रणाम कर लेना चाहिए।
भावर देखा है कभी? यूट्यूब पे देख लिए होते, यूट्यूब पे एक बार बोल दिए होते भावर चित्र, एक आध मिनट का समय लगता। कंकड़ नहीं होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना कि पूरे क्लास के लोग मिलकर नहीं उठा पाएंगे, और देखोगे तो होश उड़ जाएगा आपका। पूरे करीने से बिछाया गया होता है पत्थरों को। पत्थर जानते हो कैसे होते हैं बेटा? जैसे रेत वेत में आप देखते हो, उन लोगों के यहाँ रेत जो आती है उसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े एकदम स्मूथ, नहीं, किनारे नहीं होते, कॉर्नर घिस गए होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं। हम लोग के यहाँ तो पूजा पाठ में भी लोग उसको ले लेते हैं कि भाई शंकर भगवान है, जो भी हमारे यहाँ तो कहा जाता है यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है, तो उसको लोग मान लेते हैं। आप देखो स्मूथ होता है एकदम से, माने उसमें कहीं कोई किनारा नहीं होता, सब कट जाता है घिस के। तो कितना बड़ा होता है, मुझे लगता है 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, इसी के आसपास के होते हैं। और हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, इनके पापा लोग हैं। हाँ, फादर। 2 आदमी तो उठा ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े होते हैं, और वैसे ही स्मूथ होते हैं, जैसे स्मूथ किए हैं वैसे ही। अरे बेटा, पहली बार मैंने जब फिजिकली अपनी आंख से देखा तो मेरे खुद ही होश उड़ गया। मैं भूगोल का टीचर हूँ, विद्यार्थी हूँ। लग रहा था कि जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दे के किसी से काम कराया हो, एक करीने से सजा के फैलाया हुआ है। घास का एक तिनका नहीं होता। भावर क्षेत्रों में वनस्पतियों का सर्वथा अभाव होता है, वनस्पति हो ही नहीं सकती। इतने बड़े बड़े चट्टानों के बीच से नदियां गुजरती हैं, तब नहीं दिखाई देती है, और कंकड़ पत्थर से थोड़े गुजरती है। इतने बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं ना बेटा, 2-2 फीट, 2.5-2.5 फीट की ऊंचाई होती है, और लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। इतने दूर में नदियां बिखर के बह जाती हैं। चट्टानी इलाका होता है ना बेटा, तो गहराई तो होती नहीं, एकदम फ्लैट रिवर उसी के। और झांक के देखोगे ना, 2 चट्टानों के बीच से निकल रही है नदी, दिख रही है। पूरी गंगा को पार कर जाओगे, तुम्हारा जूता चप्पल नहीं भीगेगा। भावर क्षेत्र में बता रहे हैं ना, पूरे गंगा को इस पार से उस पार कर जाओगे, पानी की एक बूंद से दर्शन नहीं होगा, आपके जूते चप्पल नहीं भीगेंगे, क्योंकि सारी चट्टानें एक दूसरे से एकदम सटी हुई। हाँ, बस बीच में झांक के देखोगे तो 4 इंच 5 इंच ऊंचाई पानी का है जो उसके बीच से बह रहा है। लेकिन वो पानी जब 8-10 किलोमीटर का एक जगह सेंट्रलाइज होता है ना बेटा, एक जगह जब केंद्रीकृत होता है, तो हाहाकार मचाते हुए चलता है। कभी हरिद्वार देखा हो फोटो वोटो में? देखा है हरिद्वार? हरिद्वार देखा, फोटो में भी नहीं देखा। गंगा की धार देख लीजिएगा हरिद्वार में जाके, चेन अगर ना पकड़ के नहाए ना तो कहाँ चले जाएंगे आपका पता ही नहीं चला। प्रचंड धारा होती गंगा की, और वही इलाका है जहां गंगा पूरे वेग से, पूरी सौंदर्य से, पूरी ताकत से तराई क्षेत्रों को प्रवेश करती है। क्योंकि सारा पानी अब क्या हो गया बेटा? सेंट्रलाइज हो गया, एक जगह आ गया, और एक प्रचंड वेग के रूप में निकलती। तो आज थोड़ा सा हेडिंग बना लो और हम बात करते हैं विस्तार से। अधकचरी जानकारी नहीं, या तो जानकारी नहीं होगी या तो 100% होगी। ये टूटी फूटी जानकारी से कुछ नहीं होने वाला आज के कंपटीशन में। यानी जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो 100% परफेक्ट होनी चाहिए, और नहीं तो नहीं होनी चाहिए। लिखे, नदियां मैदानों का निर्माण निम्न क्रम में करती हैं। नदियां मैदानों का निर्माण निम्न क्रम में करती हैं। क्रम स्पेसिफाइड है बेटा, क्रम को बदल नहीं सकते आप। तो क्रम लिखाएंगे, एक डायग्राम से दिखाएंगे, और बस आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। पहला, सब लिखो अपने अपने मन से, और जो कॉन्फिडेंस नहीं होंगे मत लिखेंगे, गलत लिख के काटना नहीं है। हाँ बोलो, बोलना नहीं, लिखना है, लिख के बोलना है। पूरा लिख लेना तब बोलना। हो गया सबका? हम बोल रहे हैं, मिला लीजिए। भावर, तराई, बांगर, खादर। खादर जहां लिखा है ना,
वहीं ब्रैकेट में कछार लिख सकते हैं। ये नदी के किनारे रहने वाले लोगों से पूछिएगा ना कि कछार किसे कहते हैं, खूब आपको ढंग से बताएंगे। वो लोग बताते हैं जो नदी के किनारे रहने वाले लोग होते हैं, वो कछार से ढंग से परिचित होते हैं। क्लियर है बेटा? तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। ये होता क्या है बेटा, वो थोड़ा सा देख लो। डायग्राम से हम दिखा रहे हैं और लिखाएंगे कल हम बेटा बारी बारी से। जैसे अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो सारी नदियां ऑलमोस्ट पहाड़ों से उतरती। पहाड़ का पैर देखा? पहाड़ का पैर नहीं देखा है? हाँ, ज्योग्राफी में एक वर्ड है माउंटेन फुट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गिरिपद। तो पहाड़ का कोई पैर नहीं होता, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जहां से पहाड़ की राइज शुरू हो जाती है, जहां उसका चढ़ान शुरू हो जाती है, हम मान लेते हैं कि वही उसका माउंटेन फुट है। अचानक पहाड़ की चढ़ाई शुरू नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं से महसूस होता है कि अब ऊंचाई बढ़ना शुरू हो गई, तो हम मान लेते हैं कि वहीं से माउंटेन फुट शुरू है ना बेटा? तो चलो अब नदी कहां से उतरेगी? स्वर्ग से? स्वर्ग से आ जाएगी शंकर भगवान की जटा में? नहीं, पहाड़ से उतरेगी। तो थोड़ा सा डिजाइन देखें, वो जाएगी कहां? सागर की ओर जाएगी। क्यों? वो ढाल वाले इलाके में। तो पहले ढाल वाल बनाते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये मान लो पहाड़ है, फिर यहां से स्लोप थोड़ा सा धीरे 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 टेढ़ा मेढ़ा होते होते पहुंच जाता है कहां? सागर। अब ये पहाड़ों से, अब ये इतने छोटे में मैंने सब दिखा दिया, इतने छोटे में नहीं है, हजारों किलोमीटर का मामला है। अब पहाड़ों से जब नदियां उतरती हैं तो उनका वेग थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? ढाल अधिक होता है, स्लोप्स अधिक होता है। अलकनंदा ने 400 साल पहले क्या किया था, मुझे लगता है सबको पता है, केदार घाटी में तबाही मचा के रख दिया था। और कितने बड़े बड़े शिलाखंड नीचे आए थे, कभी देखा होगा? मैंने कहीं पढ़ा कि बहुत बड़ा शिलाखंड, बहुत बड़ा, वो केदार मंदिर के सामने आके फंस गया, केदारनाथ। और उसने पूरी पानी के फ्लो को रोक लिया। यानी अलकनंदा का जो फ्लो आया, उस चट्टान ने अकेले रोक लिया। बहुत बड़ी चट्टान थी। कौन लेके आया था उसको? शंकर भगवान लेके आए थे। कह रहे मेरा घर ही उजाड़ने की इरादा है क्या? तो मेरा घर तो छोड़ दो भाई। नहीं नहीं, वो नदी ही लेके आई थी, लेकिन लुढ़कते हुए आके उसी केदार धाम के सामने ही वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। उसने ये जरूर कर दिया कि अलकनंदा की प्रचंड धारा को बाइफरकेट कर दिया, फाड़ के रख दिया, दो भागों में बांट दिया। दोनों तरफ से निकल गए, मंदिर बच गया। तो शिलाखंड आज भी होगा, जाके देखोगे ना तो होश उड़ जाएगा, दो चार प्राण नहीं उठा पाएंगे, इतने बड़े बड़े शिलाखंड। नदी लेके आ गई ना, तो नदी रोज लेके नहीं आती, जब उसका मन करता है लेके आती है। और ऐसा तो करोड़ों वर्षों से कर रही है, ऐसा तो करोड़ों वर्षों से कर रही है ना बेटा। तो अगर 100 साल में एक बार भी मानो इस तरह की घटना, तो करोड़ों सालों में तो कई बार घटना होगी। न जाने कितने शिलाखंड नीचे की ओर चले आए होंगे। ये प्रक्रिया होती रहती है, ओवरनाइट की बात नहीं है। इसीलिए नदी के किनारे जाके आपको कुछ निर्माण करता हुआ दिखेगा नहीं कि नदी मैदान बना रही है जो आपको दिख जाए। नहीं, नहीं, लंबी प्रक्रिया। हम लोगों की जिंदगी क्या है बेटा? कुछ नहीं है। ये क्या करती है बेटा कि कुछ बड़े बड़े शिलाखंडों को यहां ले आके इकट्ठा कर देती है। क्यों? ये माउंटेन फुट है, क्योंकि इसके आगे उनको लेके जा नहीं सकती, क्योंकि नदी की उतनी ताकत नहीं है। फिर अब इसके आगे क्या लेके जाएंगे? कुछ महीन, कुछ छोटे, बोल नहीं रहे बेटा, जो महीन होंगे उनको आगे लेके जा पाएगी, भारी को उसके आगे लेके जाने की उसकी औकात नहीं है। ये कुछ महीन और छोटा छोटा डॉटेड फॉर्म, और ये एकदम अगला भाग। अब एक इलाका ये दिखा, एक इलाका जो उससे थोड़ा सा छोटा था,
थोड़ा महीन था, काफी महीन इधर चले आए, जो एकदम महीन थे, जिसको बहुत दूर तक कैरी करना था, अगर पानी उसको कैरी कर पाएगा तभी तो करेगा ना। और जरा भी अगर उनके अंदर वेट होगा तो नदी को नमस्कार कह देंगे कि माता जी आप जाइए, हमको यहीं छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर लोग आएंगे, हमको खोद के ले जाएंगे, घर बनाएंगे रेत के रूप में। रेत कहाँ से आती है? नदी से आती है ना। नदी लेके चली जाती है सागर तक उनको, और सागर तक लेके चली जाती तो फिर आपके यहाँ बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर रेत कहाँ से मिलता? ये भारी होते हैं नदियां, इनको बहुत आगे तक लेके नहीं जा पाते। और जो सबसे महीन वाला इलाका है वो इधर चला आता है। क्लियर है बेटा? पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। भावर, तराई, बोले बेटा, भांगर, खादर। तो खादर कौन सा इलाका होता है? आंख से ही दिख रहा है, जो एकदम अग्रभाग होता है नदी का, जो सागर के करीब वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? खादर। तो मैं ये सोच रहा हूं ना बेटा, डायग्राम बना के 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके लिखे ही हो, ऐसे लिख लो, काम हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो आप ये सब बनाते रहिए, नाम वाम लिखते रहिए और मुझे अनुमति दीजिए। ठीक है बेटा?